हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेवेंथ वीडियो ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस वीडियो में हम लोग जो सिक्स्थ वीडियो था उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। सिक्स्थ वीडियो में हम लोग ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टमक तक पढ़ लिया था। अब स्टमक से जब फूड आफ्टर पार्शियल डाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये डाइजेशन जो काइम है, डाइजेस्टेड जो काइम है, ये जब आगे पुश होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डिडनम पार्ट है उसमें, तो उसमें क्या एग्जैक्टली होता है, चलिए उसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, एज पर एक्सप्लेनेशन को इस साथ हम देखते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। दैट मीन्स जो फाइनल डाइजेशन है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट का यहीं होगा, ठीक है, ड्यूडेनम से लेके जेजुनम तक। और यहीं पे इनके एंड प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होगा, मतलब कंप्लीट डाइजेशन यहीं होगा। देखो एग्जैक्टली जब ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम में सेक्रेशन आता है लीवर का और पैंक्रियास का, ठीक है, लीवर और पैंक्रियास का सेक्रेशन आता है, और फूड आता है स्टमक से जो कि एसिडिक होता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो एल्कलाइन मीडियम में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो एल्कलाइन मीडियम में एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं। तो दैट मीन्स कि जो मीडियम है उसको हमें एल्कलाइन बनाना पड़ेगा, जिससे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं, मेनली जो एंजाइम्स हैं, वो उस पर एक्ट कर पाएँ। देखो बाइल जूस जो होता है, जो लीवर से बनता है, लीवर में सिंथेसिस होती है, एकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू द एक्टिंग ऑन फैट्स। एग्जैक्टली होता क्या, देखो लीवर है, जैसे यहाँ पे आप पर लीवर यहाँ पे फॉर्म नहीं है, बनाया नहीं है, लेकिन हम बना देते हैं। जैसे ये लीवर है, लीवर से बाइल जूस बनता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बट जब सेक्रेशन का टाइम आता है तो गाल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज होता है, लीवर से भी रिलीज होता है, दोनों जगह से रिलीज होता है, ठीक है, सेक्रेट होता है। गाल ब्लैडर में जो होता है स्टोर करता जाता है लीवर बना बना के, और गाल ब्लैडर से वो रिलीज होता है। बाइल जो सेक्रेट होता है, मेनली उसका काम होता है वो फैट्स पे एक्ट करता है, जो भी फैट होता है उसके डाइजेशन को स्टार्ट करता है। फैट्स जो भी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इन वो बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, जिससे उस पर क्या होते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। ऑब्वियसली जो सरफेस एरिया होता है बड़े ग्लोब्यूल्स का वो कम होता है, अंदर ग्लोब्यूल ज़्यादा है, तो एंजाइम उसको एक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, ये बड़े जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और एंजाइम एक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सीफाइंग एक्शन ऑफ द सोप्स ऑन डर्ट। ये सेम उसी तरह का है जिस तरीके से जो सोप होते हैं उनका वो इमल्सिफिकेशन, वो एक तरीके से जो कपड़ों पे जो गंदगी होती है, जो मैल होता है, उसको साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है सोप का, है ना। वैसे ही सेम है, अगर आप उसमें मिसली फॉर्मेशन होता है, मिसलीज कपड़े को साफ़ करते हैं, इसको आप समझ सकते हो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इट इज़ द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, बट द सेम थिंग इज़ हैपन एयर, जिसमें जो बाइल साल्ट्स होते हैं। देखो बाइल जूस के दो मेन फंक्शन है। फर्स्ट, जो बाइल जूस रिलीज होता है ये वहाँ जो मीडियम है उसको एल्कलाइन बनाता है, ठीक है। बाइल जूस का पहला फंक्शन क्या हुआ, इट मेक्स द मीडियम ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एल्कलाइन, एल्कलाइन बना देगा। दूसरा, जो बाइल साल्ट्स होंगे वो रिलीज होंगे, वो ब्रेक कर देंगे लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। ये दो मीन हैं। बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन है आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। जो पैंक्रियाज है वो सेक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, लाइपेज डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट को। देखो नाम से पता चल रहा है, लाइपेज मतलब लिपिड पे एक्शन करता है, ठीक। तो दैट मीन्स वो फैट पे एक्ट करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। तो दो नाम हमें यहाँ पे याद है करने हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ड्यूडेनम की, उसमें भी ग्लैंड्स होती हैं, जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्लैंड्स हैं, इन्हें बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और ये सेक्रेट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का साइंटिफिक नेम है सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। एंट्रॉन मतलब होता है गट, गट मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन तो एंट्रॉन से निकलता है, दैट इज सक्कस एंटेरिकस। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट, अब इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन्स को उसके एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड में,
जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फाइनली वो अपने एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्रॉपर डाइजेशन तीनों सब्सटेंस का हो गया। ठीक, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में तोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाता है ग्लूकोज में, और फैट टूट जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये इन तीनों के एंड प्रोडक्ट्स हैं जो फाइनली कंप्लीट डाइजेशन के बाद ये बनते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जितना भी जो ब्रेक हुआ है, जो जितना भी अभी हम लोग ने देखा, जो अमीनो एसिड्स हैं, जो ग्लूकोज है, जो फैटीज ग्लिसरॉल है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है विलाई में। ठीक है, विलाई की बात करेंगे पहले। देखो, जो डाइजेस्टेड फूड है इट इज़ टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, डाइजेस्टेड जो फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कैसे? देखो, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखो आप इंटेस्टाइन की वॉल, अंदर कितने न्यूमरक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो दीज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, ये विलाई हैं, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। विलाई का मेन फंक्शन है वो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज कर देता है। विलाई रिचली सप्लाइड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब फूड को ब्लड में पास कर देती हैं, और ब्लड से वो फूड जो है इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सभी सेल तक। वेयर इट यूटिलाइज, जहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, रेस्पिरेशन होता है, और उससे एनर्जी बनाई जाती है। उसमें जो दूसरे अदर रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे न्यू टिश्यू को बनाया जाता है, न्यू सेल्स को बनाया जाता है, पुराने टिश्यू को रिपेयर किया जाता है और ग्रोथ की जाती है। ठीक है, ये सब वर्क होता है। ये राइट साइड में आपको डायग्राम दिख रहा होगा विलाई का, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसमें जो आपको ये ब्लड दिख रही है, ये आपको आर्टरी दिख रही है, ये है वेन। ठीक है, ये आर्टरी है, ये वेन है, तो इससे एब्जॉर्ब होकर के फूड आगे पहुंचता है। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, दीज आर लैक्टेल, ये लैक्टेल हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं फैटी एसिड को, लिपिड्स को एब्जॉर्प्शन के लिए ये होती हैं लैक्टेल, क्योंकि लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है फैट का, फैटी एसिड का, ये सब लैक्टेल में होता है। ये दीज आर लिम्फ कैपिलरी, एक तरीके से लिम्फ कैपिलरी हैं। तो लैक्टेल आर मेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी एसिड एंड द फैट्स और लिपिड के लिए, जबकि जो आर्टरीज और वेन्स है ये एब्जॉर्ब करती हैं रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट, जो कार्बोहाइड्रेट जितना है, ग्लूकोज है, जितने अमीनो एसिड्स हैं, जितने मिनरल सॉल्ट्स हैं, वाटर है, उनके लिए ये आर्टरीज और वेन्स होती हैं। ठीक है, तो आपको विलाई का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। विलाई में आप देखिए, जो विलाई की एपिथेलियम है बहुत ही पतली है, सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर है, मतलब सिंगल सेलुलर लेयर है। और उसको अगर हम और मैग्नीफाइड इमेज देखें यहाँ पे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये सेल्स हैं, और सेल्स के ऊपर ये छोटे छोटे हेयर लाइक जो दिख रहे हैं, ये दीज आर माइक्रोविलाई, these are microvilli which further increases the surface area for the absorption by the cell। अब ये सेल की सेल मेम्ब्रेन का भी सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। मतलब एक तो माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, फिर जो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये बढ़ा देते हैं, इनसे जो फूड मटेरियल है ये अंदर ब्लड वेसल में, देखिए आपको ब्लड वेसल दिख रही होगी, तो इसलिए क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली जो होते हैं ये पूरी तरीके से मॉडिफाइड होते हैं, पूरी तरीके से अडेप्ट होते हैं, और ब्लड में तुरंत ये जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो आपको जिस तरह के येलो पार्टिकल्स दिख रहे हैं तुरंत एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहे हैं, तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। दीज आर विलाई, एंड विलाई की जो सरफेस लेयर होती है उसमें जो सेल्स होती हैं वो उनके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई आर यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और जो विलाई है ये मल्टी सेलुलर ये पार्ट है। ठीक है, तो विलाई और माइक्रोविलाई में डिफरेंस भी है। विलाई जो होते हैं एक सिंगल सेल में एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, जबकि माइक्रोविलाई जो है प्रॉपर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो इंटेस्टाइनल वॉल में सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो फिलहाल जितना भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होना होता है हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, और जो रफेज और एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसको भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो लिखा है कि द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया गया, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर। अब इसमें क्या होगा एग्जैक्टली, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन सेगमेंट होता है यहाँ पे होते हैं बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई। ठीक है, एस्केरिशिया कोलाई टाइप बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे कमेंसल बैक्टीरिया हैं जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, और आपका जो अनडाइजेस्टेड वेट उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उस पे फीड करते हैं, और ब्रेकडाउन करने के बाद अगर आपके बॉडी में वाटर की कमी है तो वो आपका जो कोलन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसकी वॉल से इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एक्स्ट्रा वाटर को। ठीक है, तो द रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो होता है वो आगे की तरफ चला जाता है, और बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है उनको एनस के थ्रू।
ठीक है, जो फीकल मैटर होता है। देखो जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इलियोसिकल वाल, इसकी हम बात कर रहे थे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जब है ये वॉल्व के थ्रू इधर आ जाता है। ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स की हमारे में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये वेस्टिजियल फॉर्म है। द फर्स्ट पार्ट इज सीकम। सीकम बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सेक्शन है। सीकम जो है एक तरीके का कनेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन फिर सीकम से ये असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन से ट्रांसवर्स कोलन, और ट्रांसफर कोलन से डिसेंडिंग कोलन। यहाँ पे फूड आता है, फूड मतलब अनडाइजेस्टेड वेट, ये तो फूड नहीं है मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट है। देन यहाँ पे सिग्मॉइड शेप होता है, दैट इज़ अ सिग्मॉइड कोलन, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। और देन फिर ये फूड जो होता है यहाँ रेक्टम में काफ़ी समय तक रखा जाता है। रेक्टम के बाद ये एनल कैनाल होती है। जब ये पूरी तरीके रेक्टम फिल हो जाता है तो फीकल मैटर को एक्सक्रीट कर दिया जाता है, इजेस्ट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर थ्रू एनस। एनस की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे एनल स्फिंक्टर होती हैं। स्फिंक्टर मसल्स वो होती हैं जो ओपन और क्लोज हो सकती हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री दोनों तरह से, ठीक। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट दैट इज फीकल मैटर इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। ये एनल स्फिंक्टर है, यहाँ से जो होता है ये बॉडी से बाहर वेस्ट को निकाल दिया जाता है फीकल मैटर को। तो दैट मीन्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए हम एक पोर्शन और आपका है पार्ट में, दैट इज़ डेंटल केयरीज। डेंटल केयरीज क्या होती हैं इसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। डेंटल केयरीज और टूथ डिके, जिसे हम बोलते हैं कि दांत खराब हो गए हैं, दैट इज़ द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द इनेमल। जो आपके टीथ की सबसे अपर मोस्ट लेयर है इनेमल, वो ब्रेक डाउन होने लगती है, सॉफ्ट होने लगती है, टूटने लगती है। देन उसके बाद डेंटाइन जो होती है वो टूटने लगती है। इट बिगेंस व्हेन, और ये कब होता है, जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं शुगर्स पे और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जैसे आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं और आप रात में मीठी चीज़ खा के सो जाते हैं, आप चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हैं, तो एग्जैक्टली अगर माउथ में ज़्यादा समय तक शुगर रहती है तो बैक्टीरिया उस पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करके ब्रेक डाउन करके उसमें एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड जो होता है वो आपके जो इनेमल है उसको सॉफ्ट कर देता है और डीमिनरलाइज करता है। मतलब जो आपको पता होगा कि आपके टूथ में आपके फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, तो ये सब वहाँ से डीमिनरलाइज कर देता है, वहाँ से हटा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनेमल पतला हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैरीज डेवलप हो गई। ये वाइट कलर का जो पोर्शन दैट इज़ अ इनेमल। देन उसके बाद होता है डेंटाइन। देन उसके बाद होता है ये पल्प। पल्प के बाद होता है रूट कैनाल। देन बाहर की तरफ होता है पेरिओडेंटल लिगामेंट या मेम्ब्रेन। और ये आपका पूरा पार्ट है। पहले आपके इनेमल केरीज होती हैं, इनेमल जो होता है उसमें डीके होता है। देन इसके बाद डेंटाइन की एडीज होती हैं, डेंटाइन तक पहुंच जाता है वो। देन उसमें पल्पाइटिस होगी, पल्प तक पहुंच जाएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी जो ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा आपको डायरेक्ट पल्प में, क्योंकि पल्प में होती है ब्लड वेसल्स और सेंसिटिव लेयर होती है, और इसमें आपको पेन होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है पल्पाइटिस में। देन अगर वो फर्दर आगे इंक्रीज करता रहता है तो आपकी पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन और आगे तक रूट कैनाल तक इन्फ्लेमेशन फैल जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिओडेंटाइटिस। देन फिर इसमें फिर आपको ज़रूर आपको जो डेंटिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है वो आपके टूथ का प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है। देखिए, तो मासेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स हैं, जो वो फूड पार्टिकल्स के साथ ऐड होकर के चिपक जाती है टूथ में, जो येलो और वाइट कलर का मेन हार्ड सब्सटेंस बना लेती है, डेट इज़ अ डेंटल प्लाक, उसे बोलते हैं प्लाक। प्लाक बहुत हार्ड होता है। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस। अब इससे क्या होगा कि टूथ की सरफेस तक सलाइवा नहीं पहुंच पाएगा, जिससे एसिड के वर्क को, जो एसिड उसमें ऐड हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इनेमल में डायरेक्टली प्लाक जो होगा उस टीथ को कवर कर देगा। एसिडिक एक्शन बैक्टीरिया अपना ऐड करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो ब्रशिंग जो टीथ की होती है आफ्टर ईटिंग, अगर आप कभी भी कुछ भी खाते हो तो उसके बाद अगर आप ब्रश करते हो तो क्या करते हैं, जो भी जैसे भी थोड़े भी बैक्टीरिया अगर उसमें ऐड हो रहे होंगे तो उसको रिमूव कर देगा प्लाक को, बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड के, इससे पहले कि जो बैक्टीरिया हैं वो एसिड प्रोड्यूस कर पाएँ। अगर नहीं अनट्रीटेड रहेगा लंबे समय तक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो आपके पल्प कैविटी तक पहुंच सकते हैं, आपको इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और फिर पेन, स्वेलिंग प्रॉब्लम ये सब शुरू हो सकती हैं फाइनली। तो आई थिंक आपको डेंटल कैरीज क्लियर हो गई होंगी, डाइजेशन जो है डाइजेस्ट सिस्टम पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेशन, उसको बात करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।